शो में भारतीय एक्सपोर्ट्स 680 अरब डॉलर से तजावुज। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 88 अरब डॉलर तक जाने की इस्तिताअत, मगर कैसे? माशी चैलेंजेस और उनका हल, माशी बहरान पर काबू पाने के लिए ज़राअत वाहिद उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, हम अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो क्या हैं माशी, और ख़ास तौर पे उन चैलेंजेस का सामना कैसे हो सकता है। इस पूरे अरसे में ख़ास तौर पे गुज़िश्ता कुछ एपिसोड्स आपने बेनकाब के देखे, हमने बार बार एलीट कैप्चर की बात की, हमने बार बार एक्सपोर्ट्स की बात की, और ख़ास तौर पर इस तराज़ुन में बात की कि एक मखसूस तबका पाकिस्तान में एक्सपोर्ट फाइनेंस से या फिर सब्सिडीज़ से मुस्तफ़ीद होता रहा, और उसका खातिर खा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स में क्यों नहीं आया। और इस सवाल को हमने एक नहीं कई बार मुतवादिर चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस, ट्रेड बॉडीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने सवाल को उठाया, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट फाइनेंस के हवाले से इस अहम तरीन सवाल को उठाया। साहब के दौरे हुकूमत में तकरीबन मुफ्त पे दिए जाने वाले 3 अरब डॉलर के कर्ज़ों पर बहुत से अहम सवालात उठाए, और बार बार हम ये समझने की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान को अगर इन माशी मसाइल से निकलना है तो उसका एक मुस्तकिल हल क्या हो सकता है जो सस्टेनेबल भी हो, जो हमें आगे लेकर बढ़े। और जब हम देखते हैं खास तौर पे रीजनली कंपैरिजन करते हैं, जो अभी आपने हेडलाइंस में नंबर सुने कि 680 अरब डॉलर भारत के एक्सपोर्ट्स जो कि पर कैपिटा अराउंड 483 डॉलर्स बनते हैं, और पाकिस्तान के जो अराउंड 140 डॉलर्स बनते हैं, तो भारत ये जो पर कैपिटा एक्सपोर्ट्स है ये 2006 में अचीव कर चुका था। अगर आज हम 17, 18, 20 साल पीछे हैं तो क्यों हैं, और उस लेवल पे क्यों हम अभी तक वहीं खड़े हुए हैं? पोटेंशियल तो बहुत है, हम बहुत सी चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर बहुत से लेवल्स पर बहुत आगे हैं, लेकिन आखिरकार उन पोटेंशियल्स को हम पूरी इस्तिताअत के साथ हम क्यों नहीं हम यूटिलाइज कर पाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स अराउंड 88 बिलियन डॉलर्स हैं। अब इसको टैप किस तरह करते हैं? बहुत से एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी एग्रीकल्चर से है, और एग्रीकल्चर वो तबका है जो सब में ज़्यादा आपकी लेबर को भी एम्प्लॉय करता है पाकिस्तान में। लेकिन उसी तबके के बारे में ये भी कहा जाता है कि सब में कम जो टैक्स नेट में अगर कोई है तो वही है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में 22.5% है, लेकिन उसका टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। और ये सवाल उठाया जाता है तो फिर कहा जाता है क्योंकि 90% फार्मर्स जो हैं वो 12.5 एकड़ से नीचे ज़मीन रखते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड पर ही नहीं आते एग्रीकल्चर इनकम के। तो ये सारे सवालात मजमुआ एक बना देते हैं मसाइल का अंबार, और इन मसाइल से निकलने का हल जो आज भी हम प्रोग्राम में तलाश करने लगे हैं। जैसा डॉक्टर इश्तियाक गोंदल साहब जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, प्रोफेसर हैं, माहिर तालीम है, साथ साथ तज़ निगाह पाकिस्तान में खासतौर पर बिजनेस एंड इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आप हम इनसे बात करेंगे। एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स पर भी गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर फरमाएं कि क्योंकि कुछ आपके इंटरव्यूज़ कुछ आपकी स्टडीज़ मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत मुस्बत पहलू पर बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मसाइल अवाम के सामने रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम वाकई में 88 बिलियन डॉलर या इससे बियॉन्ड जा सकते हैं इन एक्सपोर्ट्स, और कैसे जा सकते हैं इश्तियाक साहब? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख्याल है जी कि मुआशी आदाद शुमार बिलाशुबा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें हकीकत पसंदाना तजिया करना चाहिए, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो मोरल का है कि ऐसे अदाद शुमार ही की बुनियाद पर अगर हम तजिया करेंगे और उस छुपी इस्तेदाद को नहीं देखेंगे जो हमारी मैन पावर हमारी यूथ के अंदर है, तो फिर मायूसी और बढ़ेगी। इस वक्त जो रियलिस्टिक पिक्चर है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो तो वाकईतन अलार्मिंग है, शॉकिंग है, परेशान कुन है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इससे खराब हालात के अंदर भी अच्छी लीडरशिप, अच्छी प्लानिंग और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कई कौमें उठी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर सेक्टर में बेपनाह पोटेंशियल है, हमारे पास यूथ है और वो दुनिया के अक्सर ममालिक से ज्यादा है। वो 65-66% यूथ है, और इनके अंदर ये शऊर बेदार किया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि पहले नंबर पर तो हमें मोरल पर काम करना चाहिए। हम मुसलमान हैं और मुसलमान को किसी तरह ये ग़ैब ही नहीं देता कि वो मायूस हो। दूसरी बात, हमें अपनी यूथ को बताना चाहिए कि इससे ज्यादा खराब हालात में से इंडिया भी निकला है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह
याद है कि 91 के अंदर Exactly 91 में। इंडिया के हालात बहुत ही खराब थे। वो जो IMF के जी, कर्जे और और सोना उन्होंने रखवा के गिरवी रख के कर्जे लिए थे, वो जहाज तक के टिकट के पैसे नहीं थे, फिर मनमोहन सिंह और फिर आया, फिर किस तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे यहाँ डॉलर तेजी से ऊपर गया, लेकिन पिछले चंद दिनों से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, अल्लाह रहमत है, तो डॉलर की जो वापसी शुरू हुई है ये बहुत की फैक्टर है। अच्छा, लेकिन मैं क्योंकि मैं आपसे एक सवाल ही बीच पे साथ साथ चलता रहता हूँ, क्योंकि पूछता रहता हूँ, ये मुझे बताएं सर कि आप कह रहे हैं नौजवानों को जो है वो अपना रुझान इस तरफ करना चाहिए और मेजॉरिटी है उनकी यकीनी तौर पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नौजवानों का रुझान जो एक नैरेटिव सा बन चुका है कि मुल्क से निकल जाए, या नौजवान मोरल उनका डाउन है, या वो अगर है भी तो किसी सोशल मीडिया या टिकटॉक और इन चीज़ों के ऊपर लग चुके हैं, वो क्यों आपकी बात सुने डॉक्टर इश्तियाक साहब? क्या मतलब, और आप किस तरफ उनका रुझान करना चाहेंगे? अगर आपके पास ये इख्तियार हो कि उनके माइंड या नैरेटिव को चेंज करें, तो आप किस तरफ रुझान उनका करेंगे? क्या आप कहेंगे किस तरफ जाएं वो लोग, क्या करें? देखिए जी, मैं बाय प्रोफेशन तो टीचर हूँ यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, और मैं ये कहता हूँ कि ईस्ट एंड वेस्ट में कोई भी नहीं कहता कि पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट या फार्मर या इंडस्ट्रियल ये कौम बनाता है, टीचर कौम बनाता है, नेशनल बिल्डर है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हम असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उम्मीद दें, अंधेरा तकसीम न करें, उसमें कोई लॉजिक देनी पड़ेगी, और लॉजिक पाकिस्तान के अंदर वो छुपा हुआ पोटेंशियल है जिसको हमें खुद एक्सप्लोर करना है, और उसके लिए एक क्रैश प्रोग्राम बनाना है, और वो बन रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम के अंदर ज्यादा सियासत पर बात नहीं करनी, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वापसी शुरू हुई है। दूसरे नंबर पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमें पढ़ना चाहिए ज्यादा, कि जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, तारकीन वतन हैं, उनसे पूछें कि बाहर जाकर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। उन तारकीन वतन के इतने मसाइल हैं, मैंने कोई 25 के करीब ममालिक के अंदर सफर किया है, तारकीन वतन के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है, वो सारे काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन जो ही उनको मौका मिलता है तो अपने वतन को याद करते हैं। चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ना चाहती, और इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से जो इम्कानात मौजूद हैं, उनमें से आपने खुद जिक्र किया एग्रीकल्चर है, जिसमें 43% या उससे भी ज्यादा काबिल काश्त रकबा वो अनअटेंडेड है। और हमारे नौजवानों का ये जो हमने ज़हन बनाया हो कि बस नौकरी करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आना, तिजारत की तरफ नहीं आना, स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ नहीं आना, प्रोजेक्ट नहीं बनाने, तो इसमें उस्ताद के रोल पर मैं जोर दे रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में आप मसाइल की निशानदेही भी कर रहे हैं, और आप साथ हमारे जैसे लोगों को यहाँ बुलाकर उनसे हल भी पूछ रहे हैं, तो ये अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। तीसरे नंबर पर इस बात की जरूरत है कि निसाब में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, जो सक्सेस स्टोरीज हैं पाकिस्तान की, उनको सामने लाया जाए। जैसे मैं ये कहूंगा कि क्या पिछले कई डेकेड से पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया के अंदर टॉप पे नहीं हुआ? अपने नौजवानों को बताने की जरूरत है कि इंडिया जैसा मुल्क स्मगल शुदा चावल जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से जाता है, या वो दुबई से खरीदते हैं, अपनी स्टैंप लगाकर वो बेचते हैं, हमारे नमक को वो बेचते हैं। ये आपको पता है एक बड़ी कैंपेन चली इसकी, जो नमक है गुलाबी रंग का जो है, पिंक सॉल्ट, और जी पिंक सॉल्ट, और पाकिस्तान ने उस पर फिर कुछ कानून साजी करवाई, सिद्धे बाब की। अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई है कि रेकोडिक जो है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसमें दूसरी अक़वाम दिलचस्पी ले रही हैं। थर के अंदर कोयले के जो ज़खायर आए हैं वो उम्मीद की किरण है। लिहाजा याद रखिए, कौमों पर इस तरह के हालात आते रहते हैं। पाकिस्तान इज नेवर एंड नेवर ए पुअर कंट्री, इट इज जस्ट मिसमैनेज कंट्री। आप जो सारी बातें डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये सारे भी फैक्ट्स हैं, आई 100% एग्री विद दिस, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ मोरल बिल्डिंग हो, लेकिन जिस नौजवान को हम कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर की तरफ जाए, वो जब ये देखता है कि एग्रीकल्चर के अंदर एक खास तबका होता है जिसको फ्यूडल क्लास कहा जाता है, जो एग्रीकल्चर फार्मर की जो तादाद है उसका 0.2% मुश्किल से होता है,
जो बेसिकली जो ऑपरेट करता है, जिसको कर्जाजात भी मिलते हैं बैंकों के, और जो इस वक्त अच्छे कैपिटल के साथ भी ऑपरेट करता है, फिर हमें यह पता चलता है कि वहां पर एक मिडिल मैन भी होता है जो आड़ती का काम करता है, और छोटे फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता तो वो क्रेडिट लेने के लिए उस आड़ती के पास मजबूर होते हैं, जो उनको 4 या 5 गुना ज्यादा शरह सूद पे कर्जा देता है, और फिर उनका इस्तेहसाल करता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, फिर उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर भी आता है। तो सर ये जो मसाइल जब सुनते हैं तो ये सारा जो पोटेंशियल है या मोरल है, इस पर लॉजिकली माइंड सवाल उठाता है कि क्या एक आम आदमी, एक आम स्टूडेंट एग्रीकल्चर की तरफ जा सकता है? साहब नहीं, ये आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है। मेरी मुराद ये नहीं है कि पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची वो जाके हल चलाएं और वो खेतों में काम करें। मेरी मुराद ये है कि वैल्यू एडिशन की तरफ आए। अच्छा, मसलन देखिए, एक वक्त हमारे मुल्क में आता है कि टमाटर जो है वो 150-200 रुपए किलो चला जाता है, और एक वक्त वो आता है कि टमाटर की ट्रांसपोर्टेशन डाली जाए तो कॉस्ट भी पूरी नहीं होती और 20 रुपए किलो पे चला जाता है। ये वो वक्त होता है कि हमें बच्चों में ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी अपनी बचत के साथ ग्रुप बनाकर उस टमाटर को उठाएं, उसका पेस्ट बनाएं, उसकी केचप बनाएं। इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान जो है दूध पैदा करने वाले मुल्कों में टॉप पे है। दूध की वैल्यू एडिशन क्या है? देसी घी है, क्रीम है, इसका दही है, इसकी पैकिंग है। इस तरह वैल्यू एडिशन के अंदर मैंने आपसे ये अर्ज करना है कि पाकिस्तान टॉप के मुल्कों के अंदर है कि जो खजूर प्रोड्यूस करता है जी। और खजूर के वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट कोई बहुत महंगे नहीं है। और देखिए, दुनिया भर में इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है कि एक एंजल इन्वेस्टर होता है। हमारे बच्चे जो BBA करते हैं, हमारे बच्चे जो MBA करते हैं, जो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में BS कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए प्रोजेक्ट बनाएं। और हम बड़ों को, जिसमें साफी हो सकते हैं, समाजी कारकुन हो सकते हैं, साजा होते हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें उन लोगों के साथ मिलाएं जो थोड़ी बचतों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। 1000 मील का सफर भी हो तो उसका आगाज एक कदम से होता है। और ये अगर मॉडल सेट किए जाएं, और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इस वक्त मॉडल चल भी रहे हैं। आखिर पाकिस्तान के अंदर फूड के हवाले से हम कई मुल्कों से अच्छा खाना खाते हैं, और जितना गोश्त पाकिस्तान में किल्लत के बावजूद खाया जाता है, जितनी दावतें होती हैं, तो इसमें बेपदा पोटेंशियल मौजूद है। हर्ब्स के लिहाज से, मेडिसिनल प्लांट्स के एतबार से वैल्यू एडिशन के बड़े इम्कानात हैं। खुद मैं पिछले दिनों यहाँ लाहौर में UK की कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने एंटरप्रेन्योरशिप पे बच्चियों का एक कोर्स करवाया। उस सेमिनार में मैं गया तो मैं हैरान रह गया कि मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की एक बच्ची ने लोगों को मशहूर कर दिया जब उसने कहा कि स्किन पर खुद ही पढ़ के, वो बच्ची तो मीडिया स्टडीज की थी, खुद पढ़ के मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है कि ये जो क्रीमें हैं और स्किन की हिफाजत के लिए जो ऑयल है मैं बना रही हूँ, और मैं इतना कमा रही हूँ। अब हमें उन चीजों को जरा लाइमलाइट में ला के बच्चों को रास्ता दिखाना है। मैं भी यंग टीचर अपने स्टूडेंट से कई बार ये कहता हूँ, जो आउट गोइंग सेमेस्टर होता है, कि बेटा आपने नौकरी सर एक ब्रेक मुख्तसर सा लेना है, इसके बाद हम वापस आके ये बड़ी अहम बात है जो गुफ्तगू हो, हमारा पोटेंशियल कहाँ कहाँ है, सक्सेस स्टोरीज क्या क्या हैं, और वो पोटेंशियल जो हम ये सोचते रहते हैं कि रियासत ये करके दे, रियासत ये करके दे, आज खुद हम क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। में यहाँ से डॉक्टर साहब देखिए, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में जो बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड जहां पढ़ाई जाती है, वहां मैं फिर कहूंगा कि इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि बच्चों को फील्ड के साथ जोड़ा जाए, केस स्टडीज करवाई जाए। मैं कराची कई दफा आ चुका हूं, मुझे मालूम है कि एक छोटे से थड़े से या ढाबे से एक खातून काम शुरू करती है और वो चेन बना लेती है। ये आपके यहाँ स्टूडेंट बरियानिया लाहौर में पहुंची हुई है जी। और इसी तरह वैल्यू एडिशन के अंदर मैं ये कहूंगा कि दांतों से आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो बना के गुजरांवाला में काम हो रहा है।
इस तरह से इन लोगों को एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। हम पुराने किस्से कहानियां और माजी में रहना सिखाते रहें और हमारा मीडिया जो है वो अंधेरा तकसीम करता रहे। हमें आज के पाकिस्तान के अंदर से जो हीरे हैं उन्हें तलाश करना चाहिए, उन्हें सामने लाना चाहिए। यकीन जाने ये जिस इलाके में पंजाब में मैं बैठा हुआ हूं, बकरियां अगर रखी जाएं तो सिर्फ बकरियां एक साल में डबल हो जाती हैं। आप जरा अंदाजा करें, एक एक बकरी 3-3 बच्चे देती है। भेड़ें, और पंजाब में खास तौर पे मंगल और बुध को गोश्त का नागा होता है। ऐसा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। और नागा क्यों होता है कि जानवर पालने की तरगीब नहीं है, इसकी मोटिवेशन नहीं है। और मैं यहाँ ये अर्ज करूंगा कि चूंकि हम एक नजरियाती सल्तनत और मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज्क के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने तिजारत के अंदर रखे हैं। ये इतनी सच्ची बात है कि आज की 21वीं सदी में आप जिस मुल्क के रिसोर्सेज का जायजा लेंगे, आप देखेंगे कि उसमें 9% चीजें ट्रेड के जरिए हो रही होंगी। लेकिन ये जो नौकरी वाला माइंड सेट है, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसको इस तरफ मुतवज्जे करने की जरूरत है और वो स्टूडेंट लाइफ से करना चाहिए। मसलन मैं हैरान रह गया, नहीं लेकिन इसराइल के साथ हमारा नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह। डॉक्टर साहब, इसमें इसराइल से पहले ये बताएं, क्योंकि आपने जो वैल्यू एडिशन की बात की, तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा जो डिस्करेजमेंट आता है जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है, खासतौर पर वो समझता तो यही है कि उसको ये बताया जाता है या पढ़ता है या स्टडी करता है, रिसर्च भी करता है, तो ये बताया जाता है कि चीन मार्केट में इतना सेचुरेट कर चुका है, मैनिपुलेट कर चुका है मार्केट को, कि वो सस्ते तरीन चीजें बनाकर बेचता है। तो आप अगर कपड़ा आप खुद बनाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं, इससे बेहतर है कि आप चीन से इंपोर्ट कर लें। आपको ये राय दी जाती है, अगर आप कोई ऐसी अशिया बनाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप चीन से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि चीन इज जो इस पर कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज की बुनियाद के ऊपर रूल कर रहा है इंडस्ट्री को। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को डिस्करेज करने का एक रीजन चीन भी बताया जाता है। आप इसराइल से पहले चीन का बताएं मुझे। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद छुपी हुई है आपकी बात में। अच्छा, आपका सारा कंसर्न रियलिटी पर मबनी है कि इंडस्ट्री के अंदर चीन लीडर ही नहीं है, उसने मार्केट पर कब्जा किया हुआ है। तो यही तो वजह है कि एग्रीकल्चर के अंदर वो पाकिस्तान की तरफ देखता है। मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूं, मैं मुताला करके कहता हूं कि जिस तरह सी पैक के बाद और चाइना के साथ जैसे हमारी टाइज हैं, उसका शायद ये शौरी फैसला है कि उसने एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट नहीं करना, खुराक उसकी जरूरत है। और उसके ट्रक भर के जब चाइना से आएंगे तो खाली ट्रकों के अंदर हम यहाँ अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन ये दे रहे हो ना जी, तो इसके बड़े इम्कानात बढ़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो बना रहा है और उनकी कंपनियां यहाँ आकर ये कोस्टल हाईवे के साथ जमीनें ले रही हैं बड़े पैमाने पर, और उसमें हमारे नौजवानों को प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। और ये यूनिवर्सिटियों का काम है और मीडिया का काम है कि नौजवानों को मोटिवेट करे। चीन का इम्कान मुझे तो कम से कम कोई बहुत जल्दी नजर नहीं आता कि वो एग्रीकल्चर के अंदर एक्सेल करेगा। अच्छा, और चीन वो इंडस्ट्री ही में करेगा और हमारी अपॉर्चुनिटी है चीन, इसका मतलब हमारी मार्केट बन सकता है चाइना, अगर एक तरह से देखा जाए तो। जी नहीं, डेफिनेट ये बकायदा लिखा जा रहा है जी। और इसी तरह मैं आपको ये बताऊं, मैं बताऊं आपको कि दुनिया के मैं कल सऊदी अरब के नंबर्स देख रहा था, अराउंड 15.7 बिलियन रियाल के उनके एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स चाइना। चाइना उनका सब में बड़ा इंपोर्टर बन चुका है जो सऊदी अरब से चीजें जाती हैं, और सऊदी ने अपने जो नॉन ऑयल अर्निंग्स हैं उसको अराउंड 43% कर दिया। अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी बेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की है। नॉन ऑयल यानी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम शायद पीछे की तरफ ही सोच रहे हैं। जो आप बातें बता रहे हैं आइडियाज बड़े इंटरेस्टिंग है। आप इसराइल की मिसाल भी दे रहे थे डॉक्टर साहब। जी, मैं दोनों की दे देता हूँ ना जी। एक तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे बुजुर्ग गवाह हैं कि ये 1970 तक सऊदिया वाले जो है खैरात मांगने के लिए हमारे मुल्कों में आया करते थे, और हमारे उलमा ज़ायरीन हरम को ये कह के भेजते थे कि वहां किसी सवाल करने वाले को झिड़कना नहीं है, हजूर की सरजमीन है। ये इनकी गुर्बत का आलम था। फिर ऑयल निकला और उन्होंने उस पर बहुत ऐश कर ली। अब आपने बड़ी सही निशानदेही की है कि वो सरजमीन के जहां नीचे ऑयल है और नमकीन पानी है, तो वो एग्रीकल्चर के अंदर काफी हद तक सस्टेनेबल हो गए हैं और इन्हीं चीजों को आगे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं, आप ठीक कह रहे हैं,
बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी भी मुआशरे या मुल्क की इकोनॉमी का। इसी तरह से अगर सऊदिया इसराइल की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भी एक फैक्टर ये जिस पर हम बात कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं चाहता कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए, मैं एक जज्बाती पाकिस्तानी हूं, लेकिन हकायक को मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि जिससे आप इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, सबसे खराब जमीन और सबसे कम इम्कान वाले एग्रीकल्चर का पोटेंशियल इसराइल को मिला 49 के अंदर जब वो बना है जी। जमीन नमकीन नहीं थी, जहरीली नमकीन थी, पानी की बूंद नहीं थी। पूरी दुनिया को उसने अपने यूथ और अपनी मेहनत और अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ तालीमी दुनिया को पीछे खड़े किया जी, और उन्होंने पूरी दुनिया को ड्रिप इरिगेशन दी है और सिखाया है कि पानी को किस तरह से हम मीठा कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं सब सुनने वालों को आपके प्रोग्राम की वसातत से दावत देता हूं कि वो एग्रीकल्चर इन इसराइल के क्लिप्स देखें, आप हैरान रह जाएंगे कौन सा फल है जो वो पैदा नहीं कर रहे। डेवलप्ड नेशंस उनसे एग्रीकल्चर साइंस में टेक्नोलॉजी ले रही हैं, इंडिया ने उसके साथ मुआहदे कर लिए हैं और वो ओपन है। मेरा ये मकाम नहीं इस प्रोग्राम में मैं कहूं कि उसके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारा मसला सियासत से भी ज्यादा मईशत का बना हुआ है और हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जबकि मैं साफ देख रहा हूं कि इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल किसी भी दूसरी जगह से पाकिस्तान दे सकता है और उसने इंशाल्लाह देना है। देखिए फिशरीज के अंदर पाकिस्तान का क्या मकाम है, और पाकिस्तान जो है झींगे के जरिए, फिशरीज के जरिए क्या कुछ कर सकता है, गोश्त के जरिए क्या कुछ कर सकता है। हम तो देखें ना सारे अरब ममालिक के अंदर जितना गोश्त है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से आ रहा है और उन्हें गोश्त चाहिए, चंद मुल्कों के अंदर हमारा गोश्त जाता है। और जबकि हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक अपॉर्चुनिटी, मैं आपके प्रोग्राम के साथ से कहूंगा आप पढ़े तो आपका अल्लाह पर ईमान भी पड़ेगा और आप कहेंगे कि पाकिस्तान वाकई साया खुदाई जुल जलाल है, अल्लाह की रहमतें हम पर बेशक। और हमसे पूछा जाए कि ये जो सोनी धरती है इसमें इतने इम्कानात थे और आपने क्यों ये डिसाइड किया हुआ था कि आपने बुरी खबर ही बतानी है। सही। अच्छा, हमारे पास अल्लाह के फजल और करम से वो वालिद है जो दो जॉब्स कर सकता है और करता है अपने खानदान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये और भाई अच्छा इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने बहुत अच्छी बात ये भी की कि हमने बहुत नेगेटिविटी प्रोपोगेट करी और फिर मीडिया का भी उसमें किरदार जो मैं मानता हूँ, फिर सब मिलकर माशरे में भी एक नेगेटिविटी बढ़ी भी। अच्छा इस सब का इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी जो एक सॉफ्ट पावर होती है, एक तो होती है ना कि आपकी एक हार्ड पावर जो मिलिट्री आपकी सब चीज़ें, सॉफ्ट पावर आपकी इमेज परसेप्शंस, तो उन पर ही बड़ा नेगेटिव हिट पड़ा। अब जब हम बात क्योंकि एक्सपोर्ट्स की कर रहे हैं तो मैं ऐसे आप भी जानते होंगे जो बाहर से जैसे बाहर के ममालिक के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं वो पाकिस्तानी और वो नाम उन्होंने भारतीय रखा हुआ है, या बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो कि होते पाकिस्तानी हैं लेकिन वो बांग्लादेशी या भारतीय नामों पे, और बांग्लादेशी मैंने ऐसे बहुत से देखे जो भारतीय नामों के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स ही खास तौर पे बात कर रहा हूँ। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि क्योंकि बम्बई बिरयानी हम बेच रहे हैं, हम कराची की बिरयानी नहीं, हम सिंधी बिरयानी क्यों नहीं, हमने यहाँ पे या कोई भी हम इस पर नाम इस शहर का किसी पाकिस्तान के नहीं रखते, तो वो कहते हैं कि शायद इमेज अच्छा नहीं है और जो इमेज पे हर्ट पड़ा है तो उसकी वजह से कस्टमर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये हकीकत है, फिर अगर इस हकीकत को किस तरह फिर हम सामना करेंगे अगर ये मसला है तो, क्योंकि ये तो ओवर द इयर्स बन चुकी है परसेप्शन। जी हकीकत का कॉन्फिडेंस के साथ और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सामना करना चाहिए। ये अमरे वाकया है कि लाहौर जैसे शहर में हजारों प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो हम खुद बनाते हैं, बेचने के लिए डेवलप्ड नेशंस की मोड़ लगाते हैं, मेड इन फ्रांस, मेड इन यूके। ये कॉन्फिडेंस की कमी है और कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जरूरी है कि हम सक्सेस स्टोरीज को सामने लेकर आए जो मौजूद हैं। मतलब हमारे बच्चे बाहर जाकर इसमें जो ऑक्सफोर्ड के इम्तिहान हैं, इस तरह जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उनमें पोजीशंस ले रहे हैं, लेकिन हम उनको पजीराई नहीं देते। मैं ये समझता हूं कि जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, टीवी चैनल्स को एक कैंपेन बनानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इम्कानात मौजूद हैं उसको मेरे एज ग्रुप ने अब नहीं संभालना, हमारे बच्चों ने संभालना है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उन्हें लाना चाहिए, तिजारत की तरफ लाना चाहिए, मुताले की आदत डालनी चाहिए और सीइंग इज बिलीविंग, छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी सामने लेकर आए तो इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन लफ्जों से बेहतर नहीं होते। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतजाम हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ चाइना आ रहा है
और चाइना को ये एहसान नहीं कर रहा। मैं बड़ी जानदारी से कहना चाहता हूँ, चाइना को अपने ट्रेड के लिए पाकिस्तान के जोग्राफिया की जरूरत है सही, और उसको इसमें एक इकोनॉमिक फायदा है। इसके साथ बाद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं, उनमें भी वजन है, लेकिन इन फैक्ट चाइना को अल्लाह ताला लेकर आ रहा है और चाइना को हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर सकते हैं। और ये जिन लोगों की मिसाल आपने दी है वो अमरे वाक़या है कि वो बम्बई बिरयानी भी बेचते हैं और बांग्लादेश के नाम भी रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अमेरिका में देखा है लाहौरी कबाब, ये वाशिंगटन के अंदर है, आप रावी कबाब, आप जो अमेरिका में अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो मैंने देखा कि पेंटागन के जो मरकज है वाशिंगटन में, वहां अमेरिकन फौजी टोकन लेके कतार लगा के रावी कबाब के बाहर खड़े हुए थे और लंबी कतार थी और वहां हमारा एक पाकिस्तानी मेहनत कर रहा था। इसी तरह से मैंने ये देखा है कि सऊदी अरब में भी, दुबई में भी, जहां बुरी मिसालें हैं वहां अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और याद करना चाहिए कि हमने सफर का आगाज कहां से किया था, खैमे लगाकर हमने दफातर कायम किए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये पाकिस्तान बनाया तो कितनी मिलें थी और हमारी एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। इसमें बिलाशुबा अशराफिया के, ब्यूरोक्रेसी के, स्टेट के, मफाद परस्त तबके के मसाइल हैं। लेकिन मैं तो हमेशा तालिब इल्मों को, नौजवानों को कहता हूं कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। याद रखें, इसमें हर अंधेरे के बाद सुबह आनी होती है। जो मायूस आदमी है वो कहता है बहुत गुप अंधेरा है, और जिसके अंदर अल्लाह पाक ने उम्मीद और मोटिवेशन रखी होती है वो कहती है कि शम्मा बुझती है यानी अंधेरा होता है, शम्मा बुझती है तो उन्वाने सहर बनती है। ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। इसके बाद इस कौम ने उठना है और हमारे पास, याद रखें, पहाड़ वाली जमीन है, सहरा वाली जमीन है, खेतों खलियाने वाली जमीन है। दुनिया का हर फल जो भी नामी ग्रामी वो यहाँ होता है। मैंने खजूरों की बात कर दी, मैं आम की, मैं सिट्रस की बात करता हूं। आपने एक इंटरव्यू में आपकी मशहूर बात जो हुई है कि मदीने में खजूर, आप जो आपने जिक्र किया है कि वो पाकिस्तान के होते हैं, फिर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स बुट्स का आपने जिक्र किया हुआ था एडिडास का, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये कि हम जब जाते हैं तो जो खजूर है पाकिस्तान के, वहाँ पे जी बिल्कुल जी, मैं खजूरों के अलावा दावत देता हूं ना, अल्लाह ताला आपको हरम में लेके जाए जो मुझे सुन रहे हैं। वहां देखेंगे कि बड़े पैमाने पर मुसल्ले बिक रहे हैं, गोजरावाला से बन के जाते हैं, टोपियां बिक रही हैं, अगर तो उसमें बांग्लादेश की भी हैं, लेकिन यहाँ तस्बीह भी बनती है। यहाँ हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है उसके अंदर बड़े इम्कानात है, उनकी एक्सपोर्ट अच्छी मजीद हो सकती है और पाकिस्तान का लेदर पसंद किया जाता है। ये एक लंबी फहरिस्त है। सिर्फ नौकरी वाला माइंडसेट चेंज करना, नंबर 1। नंबर 2, नौजवानों को उम्मीद देना। उम्मीद देकर ये पाकिस्तान बना था और उम्मीद का दामन छोड़ने की कुरान और हदीस में इजाजत ही नहीं है, ना जदीद दुनिया के उलूम के अंदर इसकी इजाजत है। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम एकदम से ये ना चाहें कि बटन दबाने से ये सब ठीक हो जाएगा। थिंग्स टेक टाइम, लेकिन अपना रुख ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाला पाकिस्तान रोशन होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इश्ताक साहब डॉक्टर प्रोग्राम में साथ थे और अपनी अहम तरीन मालूमात हमारे सामने रख रहे थे। पाकिस्तान का कहाँ कहाँ पोटेंशियल है इस पर गुफ्तगू हुई, ख़ास तौर पे ज़राअत के शुबे में जो पोटेंशियल है इस पर बात हुई। हम टैक्स के हवाले से, एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है उस पर जो सवालात वर्ल्ड बैंक उठा रहा है, इस पर इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात हमने उठाए। पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, खासतौर पे ज़राअत के शुबे में।
नौजवानों के हवाले से क्या क्या हो सकता है, उनके पास क्या एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ होने चाहिए और किस तरह उनको आगे बढ़ना चाहिए मौजूदा मुल्की, माशी और सियासी हालात को सामने रखते हुए। आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इश्तियाक गोंदल साहब की, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, और किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ जो है हम सबके सामने रखे। एग्रीकल्चर के शुबे में कितनी इस्तात है, ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट फार्मिंग और SIFC के तनाजुर से, और फिर जो आलमी बरादरी हमें बार बार ये कह रही है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अनटैक्स्ड है, और इस बारे में वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में भी जहाँ रेवेन्यूज के हवाले से एक स्ट्रेटजी दी गई, वहाँ कहा गया कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में तकरीबन 22.5% है, लेकिन टैक्सेस में सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि तकरीबन 90% तक फार्मर्स, क्योंकि वो जमीन के थ्रेशोल्ड पर पूरे नहीं आते, इस वजह से वो टैक्स नेट में आते ही नहीं और उन पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता। साथ साथ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नुक्स हैं, नकाइस हैं, उनकी भी निशानदही इस रिपोर्ट में की गई है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि SIFC के प्लेटफॉर्म से खास तौर पर क्या डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं एग्रीकल्चर के शोबे में, क्या क्या न्यूज़ है, क्या डेवलपमेंट्स हैं डॉक्टर साहब? देखिए सैफान साहब, पहली चीज तो ये है कि SIFC को जस्ट स्टैंड अलोन नहीं देखना चाहिए। वो एक पूरा आप समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। SIFC सिर्फ एक सहूलतकारी का इदारा बनेगा, इंस्टीट्यूशन है। उसके पीछे कहलाता है इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट, एक पूरा कानून है जो SIFC को कानूनी ताकत देता है कि उसने जो पाकिस्तान के अंदर असासे हैं उनको दूसरी हुकूमतों के साथ किस तरह उनकी ट्रेडिंग करनी है, उनको बेचना है, खरीदना है, पूरा एक ऑर्डिनेंस है। और तीसरा उसका जो हिस्सा है, जो कंपोनेंट है, वो पाकिस्तान का वेल्थ फंड है। उसमें कहा जा रहा है कि कोई 2.6 या 2.7 ट्रिलियन रुपीस की इक्विटी बनाई जाए। तो इन तीनों चीजों को आपने इकट्ठे देखना है कि एक सहूलतकारी का इदारा है, उसके पीछे एक पूरा कानून है जो उसको एम्पावर करता है, और फिर साथ में एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो जिसको हम कहते हैं कि वो इक्विटी प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों चीजें मिलके जो है ये बैरूनी सरमायाकारी को आगे लेके बढ़ने का इनका प्रोग्राम है। अब आपने कहा कि एग्रीकल्चर के खास तौर पे एग्रीकल्चर में जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि हम अभी इस प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि ज़राअत के शुबे में कितना पोटेंशियल है, और ये अनटैप्ड भी है जिस तरह टैक्सेस के हवाले से है, लेकिन नौजवानों के लिए भी बहुत चांसेस हैं इसमें। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आलमी सतह पर कितनी दिलचस्पी ली जा रही है हमारे एग्रीकल्चर के शुबे में? डॉक्टर साहब देखिए, एक फैक्टर अगर मैं आपके सामने रखूं कि इस वक्त हुकूमत ने जो टारगेट रखा हुआ है गंदम की फसल का, वो 27 मिलियन टन का है, 27 मिलियन टन। और अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप दिखा रहे थे, इसी तरह की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कहलाती है पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100, वो आप नेट पे निकाल के देख सकते हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान का गंदम का जो पोटेंशियल है वो 80 मिलियन टन का है। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त हम 27 मिलियन टन पे बैठे हैं और पोटेंशियल हमें बताया जा रहा है कि 80 मिलियन टन का है। 1 एकड़ के ऊपर हम जो है वो कोई 30-40 मन से ज्यादा गंदम नहीं उगा पाते, जबकि मोस्टली दुनिया के अंदर जो है वो तकरीबन इससे डबल गंदम जो है वो उगाई जाती है। अगर 27 मिलियन टन हमारी जरूरत है पाकिस्तान की अपनी, और हम पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं 80 मिलियन टन के लगभग, तो आप सोचिए कि इस पूरे खित्ते का जो फूड बास्केट है वो पाकिस्तान बन सकता है। पाकिस्तान का पोटेंशियल है इस खित्ते की फूड बास्केट बनने का। अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए? देखिए, बहुत जो तब्दीलियां आई हैं जिसको अब हम कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस पे मजीद जाएं कि किस तरह पहुंच सकते हैं, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया फूड बास्केट बन सकते हैं, तो ये बहुत सी अफ्रीकन ममालिक बन रहे हैं, और ये थोड़ा फूड बास्केट की जो इस्तिलाह है इसको एक्सप्लेन करें। क्या जिन ममालिक में किल्लत है अशिया इस तरह के अजनास की, तो वो अपनी ज़रूरत हमसे पूरी कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे चीन है या कौन से मुल्क हैं, ये किन किन ममालिक में अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि हम जिनकी फूड बास्केट हम बन सकते हैं फूड बास्केट? देखिए, इमीडिएट जो बनता है वो तो सऊदी अरेबिया बनता है। अच्छा, सऊदी अरब जो है वो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का इंपोर्टर है, और इंडिया इस वक्त उसको बहुत चीजें सप्लाई करता है। सही। ईरान भी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारी इंपोर्ट करता है, चावल है, गंदम है। सऊदी अरेबिया सीरियल बहुत बड़ा इंपोर्टर है सीरियल
तो ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान पोटेंशियली प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ अपनी खुद गंदम की किल्लत पे लाइनें लग लग के लोग इस वक्त कुछ दिन कबल भी हलाक हुए, कई ज्यादा लाइनों में लगकर हमें गंदम आटा दस्तयाब हुआ, कीमतों में इजाफा हुआ, जखीरा अंदोज एक्टिव हुए। तो हम इन ममालिक की फूड बास्केट बन सकते हैं जब हमारे यहाँ खुद हम लाइनों में लगकर लोग मर रहे थे? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है और जो पोटेंशियल है। अच्छा, आपने जो जुमलात इस्तेमाल की वो एग्जिस्टिंग हालत है, फूड इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे हमारे पास अपनी खुराक पूरी नहीं है। जो पोटेंशियल की हम बात करते हैं वो कहीं ज्यादा है, जैसे मैंने आपसे कहा। इसी तरह चावल की फसल भी तकरीबन 2 गुना ज्यादा हो सकती है। जो कॉटन की फसल है वो इस दफा उसमें एक बड़ी अच्छी खबर है कि तकरीबन 5 मिलियन बेल्स जो है वो ऑलरेडी सितंबर 30 तक जो तारीख बताई गई है कि वो वसूली हो गई है, वो पैदा उसकी प्रोडक्शन आ गई है। वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 70% ज्यादा है। तो ये 3-4 फसलें हैं जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हम अपनी जो जरूरियात है उसको मुकम्मल करने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे ज़हन में जो आता है कि पाकिस्तान की जमीन हो, सऊदी अरब का तो उसमें एक्विटी हो क्योंकि सऊदी अरब को जरूरत है, और चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या फिर इजरायली टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी अच्छा। अगर हम इसके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उसको मर्ज करें तो फिर वो जो हमारा पोटेंशियल है वहां पहुंच सकते हैं। अच्छा, उस टेक्नोलॉजी से मुराद ये होगी कि हम अपनी जो पर हेक्टर यील्ड है वो बढ़ा सकेंगे, अपना आउटपुट और एफिशिएंसी उसको बेहतर कर सकते हैं फार्मर्स। तो हम इस टेक्नोलॉजी और इस इन्वेस्टमेंट की मदद से सिनर्जाइज करके आप कहते हैं कि हमारा आउटपुट बहुत बढ़ सकता है और ये जो 80 मिलियन का पोटेंशियल है ये अचीव कर सकते हैं, इसका मतलब? आप देखिए कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान मिल के कोई $60 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है। जी, एग्जैक्टली। चोलिस्तान का जो सहरा है, जो डेजर्ट है, अगर उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए और जिसको मैं कह रहा था कि जिसको स्मार्ट फार्मिंग कहते हैं, जिसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं, तो आप सोचिए कि सिर्फ चोलिस्तान के सहरा से $60 अरब के जो फसल है उसमें बेरीज हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें वेजिटेबल्स हैं, वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है सिर्फ चोलिस्तान के सहरा के अंदर। जो इजराइल के अंदर सहरा है, नेगेव डेजर्ट जिसको कहते हैं, वो वहां से बेतहाशा जो अपनी प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की वो वहां से निकाल रहा है बेस्ड ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, बेस्ड ऑन स्मार्ट फार्मिंग। तो उसमें ड्रिप इरिगेशन जो है जिसमें पानी की बड़ी कम जरूरत पड़ती है। और अब तो सैफान साहब ये मामला चला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, यानी कि सिम जो हैं, जैसे हम टेलीफोन में जो सिम इस्तेमाल करते हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं फसल के अंदर और वो पैगाम देते हैं आपको जब उनको पानी की जरूरत होती है, कितने पानी की जरूरत होती है, वो मेजर करते हैं मॉइस्चर सॉइल के नीचे भी, सॉइल के ऊपर भी, वो आपको टेम्परेचर बताते हैं और फिर ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं जो उनको पानी देती हैं। तो पानी का जो सोर्स है वो बहुत कम खर्च होता है। जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन निकलनी है पर एकड़ के बेसिस के ऊपर, वो लगभग 2 गुना हो जाती है। सही। और ये हम तमाम ममालिक की फूड बास्केट बन सकते हैं, अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं और फिर डॉक्टर साहब टेक्नोलॉजी भी लेकर, लेकिन उसके साथ साथ अपनी लेबर को भी यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। नौजवान तबका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़कर नए तौर तरीके और समझकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर टेक्नोलॉजीज के साथ वो इसमें जॉब पर लग सकता है, अपनी काश्तकारी कर सकता है, वैल्यू एडिशन करके इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। तो एक वास्ट पोटेंशियल है इसका मतलब इसमें। और हम अगर कहें तो हमारी ये जो क़यादत है वो सही सिमत में सोच रही है इसका मतलब डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, मंसूबाबंदी तो सही सिमत में हो रही जी, उससे अमल दरामद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट ओनली टाइम विल टेल। अभी हमें जिसको हम कहते हैं, जिसको पहली स्टेज है, जो इंतजामी इकदाम हैं, उस तरफ बहुत फोकस है। क्या पॉलिसी बन पाएगी, क्या जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हाई टेक्नोलॉजी की, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, स्मार्ट फार्मिंग की, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात होती है, क्या उनके ऊपर वाकई में अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, ये सैफान साहब ओनली टाइम विल टेल। सही। और इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जिस तरह आपने कहा सऊदी अरब भी है, क्या हम इस एग्रीकल्चर फार्मिंग और एग्रीकल्चर के इस कॉन्सेप्ट को सीपैक में भी, क्योंकि सीपैक का भी जो अगला फेज था उसमें हमने देखा था कि ये था कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी काम होगा, तो क्या ये चीन के साथ भी इश्तराक हो सकता है इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में?
जी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो पार्टनरशिप है वो मुझे ट्राई पार्टी 3 पार्टीज मिलके इसमें शराकत कर सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है हम अपनी जमीन जो है वो उस शराकतकारी में दे सकते हैं, जो कैपिटल है वो सऊदी अरेबिया दे सकता है बिकॉज सऊदी अरेबिया को उसकी जरूरत है, और टेक्नोलॉजी जो है वो चाइनीज इसके अंदर इंडक्ट की जा सकती है। तो इसके 3 पिलर्स बनते हैं, जिसमें आपने कहा कि सीपेक भी शामिल हो सकता है। तो सऊदी अरेबिया, चीन और पाकिस्तान, ये तीनों अगर शराकतकारी पार्टनरशिप करें तो पोटेंशियल बहुत नजर आता है। सही। और डॉक्टर साहब ये बताएं, पोटेंशियल की अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर इश्तियाक गुंजल साहब से वो बता रहे थे कि फिर इसमें वैल्यू एडिशन का पोटेंशियल भी है। जो नौजवान तबका कारोबार करना चाहता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके उसको आलमी सतह पर एक्सपोर्ट कर सकता है, और या फिर उसको लोकल प्रोडक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लोकल मार्केट के लिहाज से, अगर एक स्टार्टअप्स के लिहाज से, नौजवान तबके के लिहाज से, SMEs के लिहाज से आप कितना पोटेंशियल देखते हैं इस नुक्ता नजर से अगर पूछा जाए तो? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल लेबर फोर्स है उसका तकरीबन 40% जो है वो हमारे ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब जो फ्यूचर की सिमत आ रही है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए आ रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रही है, वो जैसे मैंने आपसे कहा कि स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आ रही है। उसमें शायद लेबर की इतनी ज्यादा जरूरत ना हो, उसमें स्मार्ट लेबर की ज्यादा जरूरत हो। उसमें आपका मोबाइल फोन जो है वो ये काम करेगा। जो सिम्स हमने हार्वेस्ट की होंगी फसल के अंदर, वो टेलीफोन के ऊपर आपको पता चलेगा कि उसको कितना पानी चाहिए, किस वक्त पानी चाहिए, उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या है। तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन मामला आ रहा है। तो इसमें अब हाई टेक्नोलॉजी, और आप जवान लोगों की बात कर रहे हैं, दे आर प्रीटी गुड विद हाई टेक्नोलॉजी। वो अपने मोबाइल फोन को हमसे बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सही। और इसको एज अ मॉडल आपने ये भी बताया डॉक्टर साहब कि चीन के अंदर खास तौर पे वहाँ की अफवाज और वहाँ के अवाम के साथ मिलकर गुर्बत के खात्मे में किस तरह एग्रीकल्चर ने सपोर्ट किया था, उनकी रूरल इकोनॉमी को खास तौर पे बहुत से विलेजेस को और कई लाखों हाउस होल्ड्स को उनकी मईशत को बेहतर करने में कितना किरदार अदा किया, और फौज ने भी किरदार बड़ा मुस्बत अदा किया था चीन में, उस पर आप जरा रोशनी डालेंगे? देखिए, फौज और एग्रीकल्चर सेक्टर का दुनिया भर में अगर आप नजर दौड़ाएं तो उसका एक चोली दामन का साथ बनता है। अच्छा। इवन इंडिया के अंदर जो इंडिया की फौज है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चीन का आपने जिक्र कर दिया, रूस में बहुत बड़ा रोल है, वियतनाम में बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें एक नेचुरल सी सिनर्जी बनती, बिकॉज फौज जो है वो एक ऑर्गेनाइज इदारा होता है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर। और ऑर्गेनाइज इदारा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हद तक अफवाज पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और जैसे जैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, वो जो वैल्यू एडिशन की आप बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। और डॉक्टर साहब ये बताते जाएं कि इसके माशी फवायद आने में कितना वक्त, क्योंकि अभी आपने कहा अभी तो सोच है, फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती, सही तरह होती है नहीं होती, बहुत से सवालात हैं, लेकिन उसके बावजूद जहन में ये है कि इसके माशी समरात हम तक कब पहुंचेंगे, हमारे मुल्क तक कब तक पहुंचेंगे SIFC के, हम कब तक उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये इस सवाल का जवाब जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमें कोई इशारे नजर नहीं आते कि ऑन द ग्राउंड क्या काम शुरू हो रहा है। अभी तो ये कागजी कार्रवाई है, अभी मनसूबाबंदी की हद तक है, अभी हिकमत अमली बनाई जा रही है। अभी ऑन द ग्राउंड क्या सऊदी अरब के साथ हमारे कोई वादे हो पाएंगे, क्या हम सीपेक के तहत चीन को पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं। मैंने ब्रीफली जिक्र किया था इजराइल का। इजराइल ने कमाल कर दिखाया है एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर। क्या फ्यूचर के अंदर उसके साथ हमारी किसी किस्म की पार्टनरशिप शराकतदारी हो सकती है? वो जो हाईटेक का मैंने आपसे जिक्र किया था, वो कंपनियां कहीं आगे पहुंच चुकी हैं। हम तो भी ड्रिप इरिगेशन तक नहीं पहुंचे हैं। वहां पे जो ड्रिप इरिगेशन है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर की जा रही है।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान की मईशत में खासतौर पर ज़राअत के शोबे में कितना पोटेंशियल मौजूद है और इस पोटेंशियल को आलमी बरादरी किस तरह आगे फूड बास्केट के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान का नौजवान तबका मुस्तफ़ीद हो सकता है और इस SIFC इनिशिएटिव के माशी समरात आखिरकार कब तक हमें मिल सकते हैं, इन तमाम पर गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।